प्रणाम। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन की इस नई चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय परंपरा में गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, वो जीवन के प्रश्नों को सही क्रम में देखने की दृष्टि भी देते हैं। एक कहानी है, एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, आज मनुष्य के पास पहले से अधिक ज्ञान है, अधिक साधन है, अधिक अवसर हैं, फिर भी बहुत से लोग अपने जीवन में वो नहीं बन पाते जो वे बन सकते थे। ऐसा क्यों? गुरु से नदी के किनारे ले गए। वहां एक नाव बंधी हुई थी। गुरु ने पूछा कि क्या यह नाव नदी पार कर सकती है? शिष्य ने कहा, निश्चित रूप से कर सकती है। गुरु ने पूछा, यदि नाविक को दिशा का ज्ञान हो, सामने का किनारा दिखाई दे रहा हो, तो क्या वो पार पहुंच जाएगा? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, पहुंच जाएगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, और यदि उसके भीतर पतवार चलाने की इच्छा ही ना हो तब? शिष्य कुछ क्षण सोचता रहा। तब गुरु ने कहा, लेकिन इससे भी पहले एक प्रश्न और है। कौन सा प्रश्न गुरुदेव? गुरु ने पूछा कि तुम नदी पार करना ही क्यों चाहते हो? शिष्य मौन हो गया। गुरु बोले, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी क्षमता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जिसे ये नहीं मालूम कि उसे कहां और क्यों पहुंचना है, उसके लिए कोई भी दिशा सही नहीं होती। नाव क्षमता है और दिशा ज्ञान है। पतवार चलाने की शक्ति प्रेरणा है, लेकिन नदी पार करने का कारण वही उद्देश्य है। उद्देश्य से प्रेरणा जन्म लेती है, प्रेरणा दिशा को अर्थ देती है, दिशा प्रयास को मार्ग देती है और निरंतर प्रयास दक्षता को जन्म देता है। आज का समय शायद मानव इतिहास का सबसे सूचना संपन्न समय है। हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है। एक छोटे से मोबाइल फोन में पूरी दुनिया समा चुकी है। ज्ञान, समाचार, तकनीक, विचार, सब कुछ हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। लेकिन क्या सूचना ही पर्याप्त है? क्या केवल यह जान लेना कि क्या सही है जीवन को सही दिशा देता है? शायद नहीं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां जानकारी की कमी से नहीं, उद्देश्य की अस्पष्टता से पैदा होती है। आज का युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है, जिज्ञासु है, उसके पास क्षमता भी है और अनेक बार दिशा का ज्ञान भी है। लेकिन जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, तब क्षमता बिखर जाती है, दिशा धुंधली हो जाती है और प्रेरणा क्षीण होने लगती है। भारतीय संस्कृति ने इसलिए केवल शिक्षा की बात नहीं की, उन्होंने दीक्षा की बात भी की है। शिक्षा हमें सूचना देती है और दीक्षा हमें दृष्टि देती है। शिक्षा बताती है कि संसार क्या है और दीक्षा बताती है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब प्रेरणा बाहर से नहीं खोजनी पड़ती, वो भीतर से फूटने लगती है। समाज का निर्माण केवल शिक्षित लोगों से नहीं होता। समाज का निर्माण उन लोगों से भी होता है जो अपने ज्ञान को दक्षता में और अपनी दक्षता को चरित्र में और अपने चरित्र को समाज उपयोगी कर्म में बदल देते हैं। इन्हीं प्रश्नों, उद्देश्य, प्रेरणा, दिशा, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और जीवन की सार्थकता पर आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, प्रेरक लेखक और करोड़ों लोगों के जीवन में आशा और आत्मविश्वास का संचार करने वाले आदरणीय शिव खेड़ा जी। उनकी चर्चित पुस्तक यू कैन विन केवल सफलता का मंत्र नहीं देती, बल्कि वो भी सिखाती है कि व्यक्ति अपनी सोच, अपने मूल्यों, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को नई दिशा कैसे दे सकता है। दशकों से वे युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि सफलता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं है, उसके पीछे उद्देश्य, दृष्टिकोण, अनुशासन और निरंतर प्रयास करने की शक्ति काम करती है। आज की यह चर्चा केवल मोटिवेशन की चर्चा नहीं होगी। हम बात करेंगे जीवन के उद्देश्य की, प्रेरणा के स्रोत की, शिक्षा और दीक्षा की, दक्षता और चरित्र की, तथा उस चेतना की जो व्यक्ति को केवल सफल नहीं बल्कि उसके जीवन को सार्थक बनाती है। तो आइए इस प्रेरणादायी और विचारोत्तेजक संवाद का प्रारंभ करते हैं। हमारे इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। आदरणीय शिव खेड़ा सर,
पंचतंत्र वन के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें और हमारे इस मंच को प्रदान किया। प्रणाम। आशुतोष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी किताब मुझे मिली और आप मीडिया के जरिए आप जिस तरीके से एक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं देश की जनता को और अच्छे इनके संस्कार देना चाहते हैं, आई थिंक बहुत ज़रूरत है आज अच्छे संस्कारों की हमारे देश में। अच्छी लीडरशिप की भी बहुत ज़रूरत है और आप ऐसा अच्छा काम जारी रखिए और मैं आपसे मिलता रहूँगा आगे आने वाले टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कि पैसा है तो फैमिली भी सही हो जाएगी, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में भी सोच लूँगा, मेंटल हेल्थ भी क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। ये आज की सोच है। आज एक होड़ सी लग चुकी है, अरे उसके बाद बड़ी गाड़ी है, मेरे को उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे बड़ी गाड़ी तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उनका घर है तो उससे बड़ा घर चाहिए। फाइनेंशियल को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? ये मोबाइल जो है ये डिस्ट्रैक्शन है, सही बात बोल रहा हूँ। वी आर अनकंफर्टेबल विद आवरसेल्फ, अनईजी हो चुके हैं, इसलिए एस्केपिस्ट बिहेवियर। क्योंकि जो संस्कार आप दे रहे हो आगे वाली पीढ़ी भी तो वही कर सकेगी। फैमिली तभी चल सकती है जिस घर में सेक्रीफाइस का मादा हो, 1, नंबर 2 बड़े की इज्जत। और आज पहली चीज देखते हैं शादी करती है, अरे माँ बाप के साथ अलग कर दो, बाहर निकल जाओ, न्यूक्लियस फैमिली फलाना कर लो। सर हम लोग को समझना होगा वहीं पे कि संस्कार क्या है, सभ्यता क्या है। ग्रैंडपेरेंट्स दे आर टीचिंग वैल्यूज इन द फैमिलीज। अब ग्रैंडपेरेंट्स है ही नहीं कहीं पर। जो वैल्यूज हमारे पेरेंट्स की थी वो हमारी भी नहीं है और जो हमने आगे दिया है शायद और भी कम दिया है। तो जिंदगी एक गाड़ी के पहिए के तरीके से होती है और उसके अंदर 6 स्पोक्स होती हैं, 6 सलाखें होती हैं। फाइनेंस एक बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में, उसके बिना बहुत कुछ नहीं होता। तो हैप्पीनेस 3 जगह से मिलती है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचतंत्र वन के इस पॉडकास्ट में। आपने संस्कारों की बात कही, संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पता है कि आपकी एक रीसेंट बुक आ रही है, वो आप एटिकेट्स पर लिख रहे हैं। पहले तो मुझे ये एटिकेट्स और संस्कार, क्या ये एक जैसी चीज़ों में हमें समझना चाहिए या संस्कार जो हमारी पृष्ठभूमि में भारतीय परंपरा में कई संस्कारों के जरिए भी है और कई हमारी आदतों से भी जुड़े हुए होते हैं, इसको कैसे समझें हम? पहले तो संस्कार। प्रवीण जी पता है क्या है, एक टाइम था संस्कार और सभ्यता दो लफ्ज़ हैं और वो कहते हैं कि ये आदमी सभ्य है, ये अच्छा बिहेवियर है, इसका व्यवहार अच्छा है, इसको सभ्यता है। और कोई आदमी बदतमीजी करता है, असभ्यता करता है, तो पहली चीज पूछते हैं तुम्हारे बाप बाप ने क्या सिखाया आपको। ये लफ्ज़ कहा जाता था, तुम्हारे बाप बाप ने क्या सिखाया है, यही सिखाया है क्या तुम्हारे को? यू नो समथिंग, आदमी को इज्जत बेइज्जती परिवार तक पहुंच जाती थी, माँ बाप तक। What have you learned? क्या सीखे आप? So there are some things, कुछ चीजें ऐसी हैं जो संस्कार जो है परिवार में चलते रहते हैं। आप देखें कई परिवार ऐसे हैं उनकी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तीसरी पॉजिटिव एटीट्यूड एक परिवार में चलता आ रहा है। कुछ चीजें आपको कहता हूं, ज्यूस परिवारों में इन द वर्ल्ड, मारवाड़ी परिवारों में खास तौर पे, उनके खून में व्यापार से चढ़ा हुआ है। दे नो हाउ टू डू बिजनेस एवरीवेयर। दे मे नो एमबीए नहीं किया होगा, जरूरत नहीं है। और बचपन से ही अगर माँ बाप की दुकान चलती थी तो वहां पर गले में बच्चे को बैठाते थे, बैठ जा बेटा। और मेरे एक मारवाड़ी परिवार के दोस्त है, डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बारी मैंने उनसे पूछा कि साहब कैसे आपने सीखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे फादर का काम था कपड़े का, कपड़ा बेचते थे हम लोग, तो बहुत प्यार से ग्राहक से बात किया करते थे। तो एक बारी वो बाहर कहीं गए तो कोई खरीदने वाला आया,
उसने कहा ये भी दिखाओ सेल्समैन को, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, और 20 30 40 चीजें देखा। तो वो सेल्समैन थोड़ा सा अपसेट होके बोला कि सर कुछ लोगे भी क्या। इतनी बात सुन के ग्राहक को अच्छा नहीं लगा, बेइज्जती फील की, उसने चला गया छोड़ के। तो जब वापस आए अपना सेठ जी, तो उनको मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ है। कहता सेठ जी कोई बड़ी बात नहीं है, ये साल का कुछ नहीं है, तो साल का पूरे 20,000 रुपए का सामान लेता है और कुछ नहीं बड़ी बात है। तो उसके फादर ने बोला कि तेरे को कोई बड़ी बात नहीं, साल का 20,000 का सामान लेता है। तू समझता है कि 20,000 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए, कितने सूद पे लगाने पड़ते हैं? कहता है तू 5 लाख रुपए लगाएगा तो 5% पे लगाएगा, 5% पे, तो तब जाके तेरे को 20,000 साल का सूद मिलेगा। तूने आज गले में से निकाल के 5 लाख रुपए बाहर फेंक दिए। कहता तूने गले में से आज निकाल के कैश में से 5 लाख रुपए बाहर फेंक दिए तूने। तेरे को समझ में आनी चाहिए कि हमने किया क्या है। यही 20,000 कमाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं सूद पे लगाने के लिए। यू नो समथिंग, वो कहता है मेरे को तब से याद हो गया जब मैं छोटा था, 8-10 साल का होगा, अपने फादर की दुकान में। मेरे को तब समझ आ गई कि ये कैसे, हाउ टू डील विद कस्टमर्स। एमबीए कुछ नहीं किया साहब, और कहता है एमबीए की जरूरत भी नहीं है मेरे को। और अब देखता हूं सब एमबीए किए हुए हैं, इनको बात करने की एक फोन करने की तरीका नहीं आता, एक चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं सर। मैं ठीक कह रहा हूं आपको? तो मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि कई चीजें जो है, खाली व्यापार की बात नहीं है, सभ्यता, कई परिवारों में ईमानदारी चलती आ रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन चलती आ रही है, संस्कार चलते आ रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड चलता आ रहा है, एंड इसी को कहते हैं सभ्यता। और घर में सिखाते हैं बड़ों के साथ, दूसरों के साथ, किसी के साथ बाहर बात कैसे करनी है। कोई बड़ा आता है, आप खड़े हो जाते हो, जब तक वो नहीं बैठता आप नहीं बैठते हो। टेल मी, ये इतनी सी चीज कौन सा स्कूल, कौन सा एमबीए स्कूल सिखा रहा है? सर आज तक मैंने नहीं सुना। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, कि आज तक मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ चुके हैं एमबीए, कहां पे सिखा रहे हैं। और आज देखते हैं कई घरों में जाते हो आप देखते हो बच्चों को ऐसे टेबल के ऊपर पांव रख के बैठे हुए और सामने फादर बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों ने छोटे थे ऐसा किया, मैंने कहा पांव नीचे, पांव नीचे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, आई डोंट टॉलरेट दिस। इज दिस, मैं तुम्हारा जूता देखने आया हूं क्या? यू नो समथिंग, आज भी आई हैव सीन कई जगह पर, और चाहे दूसरे के घर में हो रहा है, उसके फिर दूसरे आदमी के लिए बच्चे ने रखा हुआ है, बाप नहीं बोल रहा है, लेकिन आई स्टेप इन एंड आई से टेक योर फीट ऑफ। मेरे से नहीं रुका जाता सर, आई एम नॉट किडिंग, मेरे से नहीं रुका जाता है। मैंने कहा तुम्हारे को यही सीखे हो, गेट योर फीट ऑफ। तब उसके बाप को अकल आती है। तो पता बाप क्या कहता है कि आजकल के बच्चे तो आप जानते हैं, इनका अपना ही दिमाग है ना। अपना दिमाग नहीं है, तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में कमी है, तब ये कर रहा है। क्या इसकी मजाल है साहब? हाउ डज ही हैव द गट्स टू डू इट? आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो यहां पर, जानते हो। आज तो जूता है, कल जूता मुंह पे भी लगा देगा, क्या करोगे? You don't know, you are inviting disrespect. There must be a level of respectable fear. एक बच्चों के अंदर इज्जत, थोड़ा सा इज्जत के साथ डर होना चाहिए कि मेरे माँ बाप हैं, बड़े हैं, रिस्पेक्ट। दो चीज बहुत जरूरी है। So that is what we are talking of संस्कार, और we are talking of किस तरीके से बच्चों को ईमानदारी, सच्चाई सिखाई जाती है। घरों में सिखाया जाता है बाथरूम कैसे करते हैं, बाथरूम सीट उठा के सारा बाथरूम में हाथ धोते हो, गंदा करके नहीं आओ। किचन में आते हो,
टेबल मैनर्स होने चाहिए। बात कर रहे हो, अब टेबल पे खाना खा रहे हो, अपना फोन लगा के सब आज फोन लगा रहे हैं बैठे। जानते हो, इन मेनी जूश फैमिलीज दे डोंट अलाउ, उनको एवरी इवनिंग दे हैव डिनर टुगेदर और टेलीफोन अलाउड नहीं है। दे डोंट अलाउ देम। एवरी फ्राइडे देयर इज एवरी फ्राइडे दे हैव अ ब्लेसिंग टाइम फॉर चिल्ड्रन, जहां पर माँ बाप अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं, कैंडल लाइट होती है और फोन बंद होती है। साहब, यहां पर कौन सिखा रहा है सर? कोई नहीं सिखा रहा। ना स्कूल सिखा रहा है, ना घर में बच्चे से माँ बाप सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? और अच्छे घरों में आज भी, एटलीस्ट आदित्य बिरला ग्रुप इज अ क्लाइंट ऑफ माइन एंड राजश्री बिरला इज द मदर ऑफ कुमार मंगलम। और जहां तक मेरे को सुना है, मैं मिला तो नहीं उनसे, बट सुनने में आया है कि एवरी इवनिंग दे हैव डिनर टुगेदर 8 बजे, एंड मोबाइल हर एक का अपना ग्रैंडमदर को चला जाता है, दादी के पास चला जाता है, और 9:30 के बाद उसको मिल जाता है सबको। तो इसे वही, और वो 1.5 घंटे के अंदर आदमी एक दूसरे के साथ बातचीत करता है। दे टॉक, क्या हुआ आज, क्या होने वाला है, कल कैसे हुआ है, क्या प्लान है, क्या। सी, देयर इज ए बॉन्डिंग टाइम, देयर इज ए बॉन्डिंग टाइम। ये मोबाइल जो है ये डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन। आज हम लोग अपने आप के साथ इतना अनकंफर्टेबल हो गए हैं, मैं तो सही बात बोल रहा हूं। वी आर अनकंफर्टेबल विद आवरसेल्फ, अनईजी हो चुके हैं, इसलिए एस्केपिस्ट बिहेवियर, ये एस्केपिस्ट बिहेवियर है, ताकि मेरे को अपने आप से जूझना ना पड़े, इसलिए यहां पर शुरू कर दिया। दिस इज डिस्ट्रैक्शन। और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के स्क्रॉल करते रहेंगे बैठ के। यू टेल मी, प्रॉब्लम इज विद हू? पेरेंट्स। पेरेंट्स से रोका नहीं कभी उसको। साहब, मैं आपको, जब मैं पेरेंटिंग की किताब लिख रहा हूं, मैं गुजरात गया, पर बहुत सीनियर IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी रैंक के थे, हस्बैंड वाइफ तो दोनों मेरे पास आए। सर, आपके साथ अकेले कोई बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले हमारी 18 साल की लड़की है, 18-19 की, तो वो सर स्कूल से आती है तो सीधा टेलीविजन खोल के बैठ जाती है और 4-5-6 घंटे 7 घंटे तक खाली वही देखती रहती है। तो कुछ कर सकते हैं आप? तो मैंने कहा आप क्या करते हैं भाई, आप बताइए। तो हम मना करते हैं, नहीं मानती है। तो ठीक है। तो मैंने कहा कब से देख रही है? तो बोले तो 10 साल हो गए। तो मैंने कहा 10 साल पहले तो मतलब 8 साल की थी, तो 8 साल से देख रही है? बोले हाँ 8 साल से देख रही है। तो मैंने कहा जब 8 साल की थी तब उसने देख शुरू किया, तब आपने क्या किया? तो बोले हमने मना किया। तो मैंने कहा मान गई? बोले ना। तो वो देखती रही। तो फिर आपने क्या किया? फिर कुछ नहीं किया। मैंने कहा देखिए, कुछ नहीं किया मीन्स देयर वाज नो कंसीक्वेंस, मतलब उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। भाई गलत काम करते हो तो आदमी, देख कैरेट एंड स्टिक दोनों काम करती है, कैरेट एंड स्टिक दोनों काम करती है। तो यू शुड हैव यूज्ड योर कैरेट कि बेटा अच्छे काम करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट मिल जाएगी। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मैंने 8 साल में चल रही, 9 साल में चल रही थी, 10 साल हो गए, कहता यही चल रहा है साहब। तो मैंने कहा कि आज अचानक कुछ हो गया क्या ना? तो हु हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम? यू हैव solidified the problem. Problem is not with the child, problem is with you. You are the problem. And not only you are ruining her life and her children's life also. क्योंकि जो संस्कार आप दे रहे हो आगे वाली पीढ़ी भी तो वही सीखेगी। You are ruining generations and you are IAS senior person. पढ़े लिखे, क्या सीखे? Nothing. So I said, problem is not with the child. Problem is with the parent. तो यही होते हैं हम लोगों को संस्कार। मैं अभी एक सज्जन से मिला और उनके परिवार के 150 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, आज भी जॉइंट फैमिली है, आज भी जॉइंट फैमिली। बाय द वे, दूर क्यों जाते हो? बीकानेर वाला जो
इतना इन्होंने बीकानेर वालों को खोया है, वो मेरे को मिलने आए थे यहाँ पर और बहुत गर्व से कह रहे थे कि हमारे 130 मेंबर हैं, हमारी आज भी जॉइंट फैमिली है। मैंने कहा साहब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा साहब जॉइंट फैमिली तभी चल सकती है जिस घर में सेक्रीफाइस का मादा हो, 1, नंबर 2 बड़े की इज्जत हो। उसके बगैर कोई जॉइंट फैमिली नहीं चल सकती। और बड़ा कभी गलत बात भी कह दे तो उसे बहस नहीं करेंगे। यू डोंट टॉक। देखिए ये तो कैप्टन, एक शिप की बात है। शिप में एक कैप्टन होता है, कैप्टन ऊपर से ऑर्डर देता है अपने क्रू को, तो क्रू को ऑर्डर मिलता है तो क्रू कहता है कैप्टन को, वो कहना मानेगा या क्रू को कहेगा अरे आपने ये चेक किया, आपने ये चेक किया, आपने ये क्यों किया? डू दे क्वेश्चन द कैप्टन? नो नो नो, ऑर्डर आया, क्रू हैज टू ओबे। Why? Because it is understood captain's experience is way more. And he looks at 25 things before he gives the order. शिप का कैप्टन तो देखेगा भाई। तो आपको इतना भरोसा नहीं है क्या उसके ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर? That's how it happens. तो there is रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर, तब एक जॉइंट फैमिली चलती है। और जॉइंट फैमिली से अच्छी चीज कोई है ही नहीं। और आज पहली चीज देखते हैं, शादी करती है, अरे माँ बाप के साथ नहीं, अलग कर दो, बाहर निकल जाओ, न्यूक्लियस फैमिली फलाना कर लो। खैर, बिकॉज टुडे बोथ पेरेंट्स बोथ स्पाउसेस आर वर्किंग, ठीक है, मेनी टाइम्स दे हैव टू मूव ऑन एंड सो ऑन, बट you can reside separately but still be called a joint family. Still be called a joint family. अब वो 130 आदमी एक कोठी में तो नहीं ना रह रहे, but they are still a joint family. मेरी सिस्टर जहां पे उसकी शादी हुई है, it was a joint family and sort of आज भी उनके फैमिली के अंदर कम से कम और कुछ नहीं तो 60-70-100 लोग तो हो ही गए हैं उनके। एंड आज भी कहीं पर भी कुछ होता है, दे आर ऑल टुगेदर, एवरीबडी, दुख सुख अच्छा बुरा टाइम में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सर इससे बड़ी इंश्योरेंस क्या हो सकती है? इससे बड़ी इंश्योरेंस क्या हो सकती है? नो, बट बिकॉज सब खड़े, एक फोन लगाओ 100 आदमी खड़ा था। उस टाइम आपका बैंक बैलेंस नहीं काम होता, उस टाइम आपका और कुछ नहीं काम आता, सब खड़े हो जाते हैं 1 मिनट में। क्या है ये? They all understand some element of closeness, relationship. Does that mean they always agree with each other? No. They don't agree with each other, but they agree to support each other. They may not agree with each other, yet they agree to support each other. तो सर हम लोग को समझना होगा वहीं पे कि संस्कार क्या है, सभ्यता क्या है। और परिवारों में एल्डरली जहां पर होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर टीचिंग वैल्यूज इन द फैमिलीज। अब ग्रैंड पेरेंट्स है ही नहीं कहीं पर, क्या वैल्यू सिखाएंगे वो लोग? और आजकल के पेरेंट्स खुद, उनकी क्या वैल्यूज हैं? और हालांकि मैं खुद अपने आप को थोड़ा गिल्टी महसूस करता हूं क्योंकि आई एम 77 नाउ। जो वैल्यूज हमारे पेरेंट्स की थी वो हमारी भी नहीं है, और जो हमने आगे दिया है शायद और भी कम दिया है। एंड आई एम गिल्टी एंड आई शुड हैव नॉट डन दैट। आई थिंक इफ आई कैन रिवाइंड द क्लॉक अगेन, probably I might do many things different. So यही है कि कुछ सीखने को मिलता है आदमी को। देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटेग्रिटीज, ये सब घरों में सिखाया जाता है। बेटा लेट हो रहे हो तो फोन कर दो, आप खाना खाया, अपने बर्तन खुद उठा लो, आप खाली घंटी बैठ के लगाने का काम नहीं है। चाहे पैसे हो ना हो, इट डजंट मैटर, आपके पास 15 आदमी काम करने वाले हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। मुझे याद है कि हम लोग भी बैठे होते थे घंटी, मेरी माँ कहती तू तेरा क्या, तू बाहर जाके तू उठाने के गिलास नहीं रख सकता वहां पर, तू वहां से लेके आ नहीं सकता वहां से, तू क्यों घंटी लगा रहा है बार बार? यू सी, इट इज सो क्लियर।
विच हमने अपने बच्चों को ये वैल्यूज कहीं शायद नहीं दी, गलती हमारी है. So we have to understand that it has to be passed on the right values to people. जी सर, ये तो बात सही है कि संस्कार होने चाहिए, बट आजकल मजबूरियों को मैं उसको बहुत कनेक्ट कर रहा था, बड़े गौर से आपको सुन रहा था कि लोग कई ऐसे करियर में हैं कि उनको परिवार छोड़कर जाना पड़ता है, फिर अपना एक अलग परिवार बनाना पड़ता है, जो आजकल हम दिल्ली एनसीआर को ही ले लीजिए या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी को ले लीजिए, कई ऐसे करियर होते हैं कि मूव ऑन करना पड़ता है, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो सोल्जर्स हो, चाहे वो आपकी तरह हो. आपका करियर भी ऐसा रहा है कि देश दुनिया आप खूब घूमते रहे, तो आपको कई बार चीज़ों को छोड़कर जाना पड़ता रहा होगा. तो ऐसी परिस्थितियों में भी तो मतलब व्यवहारिक चुनौतियां वर्सेस आप जो बता रहे हैं एक आदर्श स्थिति, इसको इसका ताना बाना कैसे हम सही रख पाएंगे? परवीन, हम लोग की माइंस नेशनलाइज हुई तो मजबूरी से मेरे को जाना पड़ा यहाँ से, क्योंकि पैसे थे नहीं हमारे पास. मैंने 3 काम करने की कोशिश की, तीनों में फेल हो गया बिना पैसे के. अल्टीमेटली वहाँ पे जब मैं गाड़ियाँ वाड़ी साफ कर रहा था 1.5 साल, एक चीज़ दिमाग में थी कि मेरी मदर यहाँ पे थी, अकेले रहती थी, और उस टाइम फ़ोन करने के 1 मिनट के 16 रुपए लगते थे. 1 मिनट के 16 रुपए लगते थे. तो हम लोग तकरीबन हफ्ते में एक बारी बात करते थे, क्योंकि इससे इतना पैसे थे नहीं. तो जब जैसे बात करते थे दिल करता था कि माँ से बात करें, पूछें हाल चाल कैसा है, क्या है वगैरह. तो मुझे याद है कि मेरी वाइफ मेरे को बोलती थी कि देखो ऐसा है कि तुम 15-20 मिनट 10 मिनट बात करोगे, तुम्हारे कितने हजार रुपए लग जाएंगे इसको लगाने में. मैं काम करो, फ़ोन करने का मकसद क्या है कि टू चेकअप सब ठीक ठाक है, दुख है सुख है सब, एटलीस्ट यू कैन टेक केयर ऑफ इट. 5 मिनट बात करो, और बाकी जो 15 मिनट के पैसे हैं आपके, जो 3,000-4,000 रुपये, वो भेज दो माँ को, वहाँ पे काम आएंगे. डू यू सी दी थिंकिंग कि हमने बात तो करनी है, क्योंकि 5 मिनट के बाद तो खाली और बताओ और बताओ और बताओ, और क्या हो रहा है और क्या हो रहा है. तो उसके बाद तो और तो हो गया. तो बोले कि और करके क्या कर लोगे आप, और यही आप 2-3-4,000 5,000 रुपये भेज दोगे, आमदन तो है नहीं, देयर इज नो अदर इनकम, उनके 5,000-3,000 काम आ जाएंगे. डू यू सी कि वो छोटी बात है, छोटी बात नहीं है सर. दिस इज कंसिडरेशन कि आपका काम हो गया, और एट द सेम टाइम मेरी जिम्मेवारी है मेरी माँ की तरफ को, वो भी मैंने पूरी करी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ एलिमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अब मैं आपको क्या कहूँ, दिस इज रियली व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर हम लोग की जिम्मेवारियां हैं, एंड व्हाट उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया. डू वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ देम? आंसर इज यस. तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब ये जीत आपकी, यू कैन विन, हमने अपने युवावस्था किशोरावस्था में उसको पढ़ना शुरू कर दिया था, और ऐसा कोई भी नहीं होगा मेरे एज ग्रुप का आज के बच्चे हों जिसने इस किताब को नहीं पढ़ा और इस किताब ने उस पर असर ना डाला हो. इस किताब का एक मकसद ये समझ में आता है, यू कैन विन. जैसे ही कहा जाता है कि जीतना है आपको, तो जीतने के मायने और परिभाषा ये होती है कि आप करियर में क्या सक्सेस पाने वाले हो, किस मकाम पे खड़े होने वाले हो, कितना पैसा कमाने हो. ये मेरी समझ बता रहा हूँ कि उस जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए जीत का मतलब उतना होता है जितना हमको सपना दिखाई दे रहा है, जबकि आप उसमें गहरे दार्शनिक भी जाते हैं, आप जीवन के मूल्यों की भी बात करते हैं. क्या हमारी जो ये दौड़ होती है जीतने की, पैसा कमाने की, प्रतिष्ठा कमाने की, और जो कि सबकी अर्ज है भी, ये हमें ये अवसर देती है कि हम ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत फोकस कर पाएं, या उसमें सिर्फ पैसे भेजने तक हम सीमित हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, मैं आपको छोटी सी एक बात कहता हूं कि हम लोग जब भी अपना 4 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि जिंदगी एक अपना गाड़ी के पहिए के तरीके से होती है.
और उसके अंदर 6 स्पोक्स होती हैं, 6 सलाखें होती हैं। अगर आपका फ्लैट टायर हो तो जिंदगी कैसे चलेगी? उबड़ खाबड़ हो जाएगी। इट इज बी तो 6 जो उसके स्पोक्स होती हैं, वो 6 स्पोक्स पूरी सही होनी चाहिए, वरना जिंदगी में आपकी अधूरी रह जाती है। वो कैसे? 6 स्पोक्स क्या है? फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, आवर नॉलेज, सोशल एंड स्पिरिचुअल। 6 सलाखें हो गई ना। तो ये 6, इनमें से कोई एक कमजोर हो या मिसिंग हो, आपकी जिंदगी अधूरी है, आपकी राइड उबड़ खाबड़ होगी, आपकी जिंदगी कंप्लीट नहीं होगी। देखिए, आपको बाकी सब कुछ मिल गया, परिवार में आप परिवार टूट गया। टेल मी, इज इट वर्थ इट? आंसर इज नो। दूसरा, आपको सब कुछ मिल गया लेकिन पैसा नहीं है आपके पास, काम नहीं कर सकते बगैर पैसे के, पैसा भी तो बहुत जरूरी है। फिर तीसरा, फिजिकल, सेहत जरूरी है, सब कुछ हो जाए सेहत नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? फिर नॉलेज, कंटिन्यूअस नॉलेज भी चाहिए। और सोशली यू शुड बी स्ट्रांग ऑल्सो इन द मीन्स आपकी इज्जत प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, एंड आपको सोशल ऑब्लिगेशन भी होती है। मैंने सोशल सोसाइटी से लिया, मेरे को देना भी है, तो वो भी जरूरी है। सब कुछ हो जाए तो ये नहीं होगा, तो ये भी अधूरा है। तो फिर तो आप खाली बाकी देखते रहोगे। दाऊद को बहुत पैसा मिल गया लेकिन सोशली उसकी बेइज्जती है, कोई इज्जत नहीं करता है। क्या कमाया आपने? एंड देन आपके पास ये सब कुछ हो गया, स्पिरिचुअली आप माइनस हो गए, आप बेईमान चोर बन गए, क्या फायदा हो गया इसका? तो ये व्हील कंप्लीट होने के लिए 6 सलाखें जरूरी है हमारे को। दिस इज व्हाट कंप्लीट्स द व्हील ऑफ लाइफ, इसको हम कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। इसमें फाइनेंशियल वाला जो एस्पेक्ट है जी, वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ये मैं कहना चाह रहा था। मेरा पिछले सवाल में भी ये था कि डोमिनेंस इसी का है। सबको ये लगता है कि पैसा है तो फैमिली भी सही हो जाएगी, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में भी सोच लूंगा, मेंटल हेल्थ भी मेरी, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ इसलिए खराब हो रही है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। ये आज की सोच है। मैं कई युवाओं से मिलता हूँ, उनके सपने की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे जीवन में भी शायद ऐसे ही शुरुआत हुई। मतलब सबका प्राइम फोकस इन 6 जो सलाखें हैं, इनमें से एक पर है जो फिनेंस है, पैसा है। देखो ऐसा है कि फाइनेंस एक बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में, उसके बिना बहुत कुछ नहीं होता। मैं एक अपनी अगली किताब लिख रहा हूं कि अल्टीमेटली एंड रिजल्ट, हर एक इंसान, किसी से पूछ लो आप कि भैया अगर तेरे को जिंदगी में एक चीज चाहिए हो तो क्या चाहिए? बोले मेरे को आई वांट हैप्पीनेस, मैं खुश होना चाहता हूं, आई शुड बी मोस्ट हैप्पी पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं देन आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। अब उसके मैं लिख रहा हूं कि हर एक का अल्टीमेट तो गोल है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस 3 जगह से मिलती है, हेल्थ, गुड वेल्थ एंड गुड विल। गुड हेल्थ, गुड वेल्थ एंड गुड विल, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। गुडविल कहां से मिलती है? वो गुड रिलेशनशिप होगी, रिस्पेक्ट होगी तो गुडविल मिलेगी, नहीं तो गुडविल नहीं मिलेगी आप। और ये तीनों कनेक्टेड है। हेल्थ नहीं होगी तो वेल्थ कहां से कमाओगे? ये कहां से? और वेल्थ नहीं होगी तो हेल्थ, और ये कहां से कमाओगे? तो इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड। बट इज इट द ओनली थिंग? आंसर इज नो। तो अगर इसी पे जोर दें तो हम लोग अपने आप को, वी विल बी ए लॉपसाइडेड व्हील, हमारे पहिया हमारे लुढ़कता रहेगा। हाँ, अब आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन इस 6 स्पोक से लोग आज फाइनेंशियल को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? सोशल मीडिया आज एक होड़ सी लग चुकी है। अरे उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे को उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे बड़ी गाड़ी तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उनका घर है तो उससे बड़ा घर चाहिए। सो इट इज अ कंपैरिजन। अगर उससे कम है, मेरी गाड़ी उससे छोटी है, तो मेरी जो सेल्फ वर्थ है वो गिर गई। सेल्फ वर्थ आज नापी जाती है नेटवर्थ से। अरे नेटवर्थ नहीं होगी तो सेल्फ वर्थ नहीं होगी। सी टुडे लोग अपनी सेल्फ वर्थ को नेटवर्थ से नापते हैं साहब।
और वो क्यों नाप रहे हैं? वो भी देखते हैं कि बड़ी गाड़ी में लोग मेहमान रिस्पेक्ट उसको रिसीव करने भी आते हैं, ओहदा है बड़ा, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन है, चाहे चोरी का पैसा बनाया हुआ है, लेकिन उनकी मार्केट में इज्जत है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर में एक ड्रग, उसका नाम ही था कि ड्रग का व्यापार करता था, वो मर गया, या उसने होते हुए वाज अ ड्रग डीलर, लेकिन उसके बाद खूब पैसा बना लिया, उसको अपने आप को लेजिटिमेट बनाने के लिए उसने ड्रग रिहैब सेंटर भी खोल दिया। ड्रग रिहैब सेंटर खोल दिया अपने आप को लेजिटिमेट बनाने के लिए, और स्कूल भी खोल दिए 5। तो लोग कहते हैं अरे सर एडमिशन करानी, एडमिशन बड़े बात भी है साहब, कौन स्कूल खोलता, तो चला गया स्कूल भी खोल दिया आपने। तो एक्टिंग तो बहुत जरिया है, आप तो बॉम्बे में एक्टिंग करवाते हैं, तो यहाँ पर तो कितनी एक्टिंग हो रही है साहब, आप नहीं देख रहे? दिस इज ऑल एक्टिंग, टोटल ड्रामा, टोटल नॉनसेंस। तो देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है सारा हिसाब किताब। सो इस वजह से आंखें चुंधरा जाती हैं। कहता है देखिए किताबों में लिखा है ईमानदारी सच्चाई करो, बोले यार किताबों में ठीक है लिखा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। इट इज गुड टू हैव बट कैनॉट वर्क। सो बाहर जाके देखते हैं, वही पर काम करते हैं, तो बिहेवियर जो है वो गलत है। इस वजह से सर वो झुकाव वहां पे पहुंच गया, क्योंकि सफलता की परिभाषा आज सिर्फ पैसे से नापी जाती है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा ये, बड़ा वो, सफलता की परिभाषा बदल चुकी, क्योंकि बनावटी काम आ गया है सब कुछ। दैट्स, और पूरे हिंदुस्तान में डू यू नो वी हैव बिकम ए कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी टुडे। जो अमेरिका में कंज्यूमर है उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, पैसे नहीं है, आमदन नहीं है, लेकिन खर्च देगा क्रेडिट कार्ड से, फ्यूचर इनकम खर्च देगा। क्रेडिट कार्ड से आगे बाद में पैसे दे देंगे आप उसको, तो दे आर स्पेंडिंग फ्यूचर इनकम। उनकी सेविंग जीरो, डेट ऊपर चढ़ गया। चाइना क्यों चढ़ रहा है इतना? चाइना की तरक्की क्यों रही? डू यू सी दे डोंट स्पेंड फ्यूचर इनकम, दे सेव। डू यू नो द सेविंग रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दे डोंट गो इनटू स्पेंडिंग मनी लाइक दिस। अब इंडिया जो है, हम सीख रहे हैं अमेरिका से। वी हैव बिकम अ कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी। हम भी क्रेडिट कार्ड लगा रहे हैं, जिसको देखो वो उसके साथ रीस कर रहा है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, और हर साल आईफोन खरीद लेंगे। और जो समझदार आदमी मारवाड़ी क्या है या और जू है क्या है, वो आईफोन हर साल नहीं खरीदेगा नया, वो आईफोन के उसका स्टॉक खरीदेगा। देखो सब हर साल यहां पर कुछ लोग दिखाने के लिए नया आईफोन खरीद लेंगे। वो आईफोन नहीं खरीदेगा, वो एप्पल का स्टॉक खरीद लेगा हर साल। नहीं देखते फर्क? हर साल खरीद लेगा वो। डू यू सी कि हम लोग कर क्या रहे हैं? ये फर्क है, ये फर्क है। हम लोग को बनावटी दिखाना, और हम एक मुंह पे नकाब पहन के घूम रहे हैं। वी आर प्रिटेंडिंग ए मास्क एंड वी आर हाइडिंग आवर रियल सेल्फ, छुपा रहे हैं अपने आप। आपने अभी एक जो चीज कही ना, ड्रामा, आपने कहा एक्टिंग तो यहाँ हो रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन दूसरा हम ये देख रहे हैं कि नेटवर्थ भी तो उन्हीं की ज्यादा बड़ी है जिनकी तरफ से एक्टिंग चल रही है। वो भी खूब स्टॉक में खरीद रहे हैं, स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, वो अपनी सेविंग्स को खूब बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब जिनके पास है वो और खींचते चले जा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं ऐसा, वो तो कोई बहुत महान कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आपने खुद ही कहा, मतलब अगर बहुत नेटवर्थ बना रहे हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, या ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसको तुम्हारी सफलता माना जाए। बट दिख तो ऐसा ही रहा है सर। देखो एक बात बताऊं मैं, कि छोटा सा फर्क है। अब आप देखें कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जेफ बेजोस है, और अमेज़न का है, गूगल का है, या इवन एलन मस्क है। यू नो ऑल दीज आर बिग नेम। सबके परिवारों में यू सी दे आर डिवोर्सीज, चेंजेस,
हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। पैसा बहुत है इसमें, खैर कोई शक की बात नहीं, जी। और पैसे के बगैर बहुत कुछ हो भी नहीं सकता है, पैसा भी बहुत जरूरी है। बट क्वेश्चन इज दैट वेयर आर दे, हाउ मेनी टाइम्स दे हैव ब्रोकन फैमिलीज, वेयर आर दे। और फिर वो कहते हैं कि ब्रोकन फैमिली थोड़ी है, दूसरे से शादी कर ली, फिर उसके साथ वो भी हट गया, तीसरे से ला ली, तो चौथे से कर ली। तो इट इज मोर लाइक ए कमोडिटी। आई नीड अ वुमन सो आई गॉट अनदर मैरिड, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। सो व्हाई डू यू नीड टू गेट मैरिड ऑल्सो, ये भी अब सवाल बहुत। और आजकल तो बहुत सी यंग जो फैमिलियां हैं, दे आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन एनी मोर। आपने शायद देखा होगा, वो उनको पूछो कि भाई, पहले तो पूछते थे कि भाई बाल बच्चे कब हो रहे हैं, शादी को इतने दिन हो गए, बाल बच्चे कब हो रहे हैं। अब तो वो वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी चिल्ड्रन, दे गेट पपीज एंड द डॉग्स, हम ले आए, कम। आई नो एटलीस्ट some people in my family also, and some of my friends' family, both of them, we got my little puppy and my dogs. That's my family. I'm not going to have any children. Interesting. I'm not kidding. This is another trend that is happening in society. So, bottom line comes that our values have also changed drastically. Well, if you're going to have a puppy dog, you can treat it as a child, and which they are doing anyway. But then after every 8-10 years, that puppy is going to go, so you're going to keep getting new kids, looking after them anyway. And if you look at the child, उस वहाँ पे पपी को, तो उसके लिए खर्चा जो होता है, वेटरन का, इंजेक्शन का, मेडिकल, ये वो, it is no less than having a child anyway. I'm not kidding. उनके लिए भी बेबीसिटर चाहिए, उनके लिए भी घर भेजना चाहिए, and play school चाहिए, and so on. And they celebrate their birthdays also. It happens. I've seen that. But these are all that our values are changing many places. But I would still prefer where families like where I've seen some joint families who have done very well and stood by each other, and they are happy, they have internal security कि मेरे को दुख सुख होएगा, मेरा भाई है, दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है, 4 बैठे हैं यहाँ पर, they are comfortable with, all of them are comfortable with each other, and they realize एक दूसरे पे भरोसा भी है कि I can rely on each other. That is also a very big thing. So I really don't have an answer to this, and I'm not sure if there is a real answer. It comes down to eventually values. Yes, we need the money part. उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। एक इस आप जब बोल रहे थे तो एक और मन में ये बात आ रही थी कि ये जितनी बातें हैं, हमारी सोसाइटी का बड़ा हिस्सा, भारत की बात कर रहे हैं, अमेरिका, सिंगापुर और चाइना या किसी और देश में जो भी हो रहा, हमारी जो मेजॉरिटी है उसकी तो चुनौतियाँ अभी बिल्कुल अलग है, बहुत बड़े पोर्शन की। ये जो आप पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये तो शायद वो वाला पोर्शन है जो हो सकता है कि थोड़ा अफ्लुएंस की तरफ बढ़ गया हो, जिसने कुछ हासिल कर लिया, 2-3-4%। हाँ, बहुत ही छोटा परसेंट। लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो और रील्स का कंजम्पशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, गांव-गांव में हो रहा है, ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं उन तक। उनकी कहानी कुछ और है सर, बिल्कुल। उनके सपने भी अभी कुछ और है, चुनौतियाँ भी कुछ और है। उनको तो अभी शादी, बच्चे, वो सब वैसे ही चल रहा है। उनके ऊपर क्या अप्लाई? टोटल वैसा नहीं चल रहा है, टोटल वहाँ भी नहीं चल रहा है। वहाँ क्या परिवर्तन आया? मेरे हिसाब से वहाँ भी परिवर्तन आ रहा है, और वहाँ पर भी दे आर गेटिंग मैरिड पॉसिबली नॉट एज अर्ली एज दे वर। उस उम्र में नहीं शादी हो रही है, शायद वो बढ़ रहा है। और वहाँ पर भी उनके माँ बाप, कई लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हमारे एक बाल काटने आते हैं, उनके बच्चे हैं, गांव में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्या हाल है, कैसे चल रहा है? तो बड़े बड़ा लड़का तो बोल रहा है कि अभी थोड़ा रुक के शादी करूँगा, दूसरा अभी पढ़ाई कर रहा है, और बेटी की अभी शादी हुई तो स्कूल पास कर लिया उसने, कॉलेज में जा रही थी, तो उसकी शादी कर दूंगा मैं। तो वो भी थोड़ा थोड़ा सोच के कर रहे हैं कि थोड़ा पढ़ ले तो फिर शादी करूँगा, अभी नहीं करना है उसको कि कल को टूट जाए। वो भी कह रहा है कि साहब मेरे बाल काटता है, लेकिन कहता है कि कल को अगर टूट जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी पढ़ी लिखी होगी तो बेटर है। दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग ऑल्सो। उनकी सोच में भी थोड़ा फर्क आया। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मास में फर्क आया है, फर्क हर जगह आया है थोड़ा बहुत। ये सही है, मतलब सही दिशा में मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी सोच है माँ बाप की कि बेटा
वो बच्चों को पढ़ाए, चाहे लड़की लड़का कुछ भी हो, थोड़ा सा उनको पढ़ा के आगे ले जाना चाहिए। और बट सैडली टुडे दुख की बात यह है कि हर जगह पर उनको एक अड़चन मिलती है, प्रॉब्लम मिलती है, समस्या मिलती है। समस्या मिलती है, पैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भेज नहीं सकते, भेजते हैं तो वहाँ पर ना डॉक्टर है, ना टीचर है, ना ब्लैक बोर्ड है, कुछ नहीं है। और बारिश होती है तो पानी गिर जाता है, वहाँ पर भाग जाते हैं। तो ये हाल है। अतः वो भी करे भी क्या करे। नो, भेजना चाहता है अपने आप बच्चों को वहाँ पर स्कूल में, लेकिन सरकारी स्कूल वहाँ पे है, वो उसको क्या करे। तो अब बताइए कि हमारी सरकार ने भी तो उसको फेल कर दिया, इसी लेट डाउन कर दिया ना। वो तो भरोसे पे बैठा था, लेकिन भरोसा तो कायम नहीं रखा ना सरकार ने। वो क्या करे, कहाँ जाए वो। अगर आप और मैं उसकी जगह पे होते तो क्या करते आप बताओ। तो हम लोग भी फंस जाते ना वहीं पर ही, रोते रहते वहां पर। मुश्किल तो है ही है, कहना बहुत आसान है सर। यहाँ पर मेरे को एक आदमी मिले, वो कहते हैं कि सर नहीं नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है साहब, बिल्कुल मैं भी तो ये कहता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने कहा एक काम करो, 4 दिन तुम खाना मत खाओ, अब भूखे रह जाओ। अब मैं देखता हूँ तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, जब खाली पेट कितना चलेगा, और भूख में जब पेट में मरोड़ पड़ेंगे ना आपके, तब देखूंगा तेरा दिमाग कितना चलेगा तेरा। फिर उसकी खोपड़ी हिल गई। तो मैंने कहा यार खाली पेट कहाँ दिमाग भी नहीं चलता यार, खाली पेट दिमाग भी कहाँ चलता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी कांट जस्ट ब्लेम दैट गाय कि वो गलत कर रहा है। वो उस टाइम खाली रोटी की जोड़ रहा है भाई, क्या करे वो। अब जब रोटी तक ही उसकी नजर पहुंचती है, उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है, क्या करे। सो दैट इज। और हम लोगों ने जान के, हमारी पॉलिटिशियंस ने जान के गरीबी फैला के रखा हुआ है, जान के रखा हुआ है। जितना गरीब रहेगा, जितना क्योस रहेगा, जितनी परेशानी रहेगी, जितनी मारामारी रहेगी, उतना आसान रहेगा वोट लेने के लिए। वो फिर 4 पैसे देंगे, वोट खरीद लेंगे, क्योंकि वो तो वोट खरीदने ही काम है। काम नहीं करना है, काम कुछ नहीं करना चाहते, देश के लिए कुछ नहीं करना है, भूखा रखो उसको, भूखा रखेंगे, फिर आएगा टाइम, फिर खरीद लेंगे। दिस व्हाट इज हैपनिंग। रेवड़ी बांट रहे, एक पार्टी 1,000 रुपए देती है, दूसरे 2,000 दे देंगे, 2 किया 3 दे देंगे, 3 का 4 दे देंगे, यही काम हो रहा। सो सैडली ये एक साइकिल बन चुका है। somebody has to break this cycle, and साइकिल ब्रेक होगा सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप आनी चाहिए। देयर शुड बी अ रेवोल्यूशन लाइक नेपाल, आई एम नॉट किडिंग। देयर शुड वी इन दिस कंट्री ऑल्सो नीड अ रेवोल्यूशन लाइक नेपाल। बांग्लादेश में देखो कितने रेवोल्यूशन हो गए, 3-4। पाकिस्तान में कितनी बारी पलट हो चुका वहां पर। यहां पर तो 100 साल में नहीं हुआ, 75 साल में, 80 साल तो हो ही गए, तो कुछ नहीं हुआ। वैसे का वैसे चल रहा है, भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। 70% लोग जो जेलों में बैठे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से लोग ईमानदार भी होंगे वहां पर, दोषी नहीं होंगे, लेकिन बैठे हुए हैं कई लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल। इसी यू हैव टू लुक एट द होल टोटल पिक्चर। और जब तक हम लोग के यहाँ अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, जैसे ली क्वान यू उधर सिंगापुर में आया, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है अपना चाइना के, गुड लीडरशिप, देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया सर, सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, देश के लिए उन्होंने वाकई में बहुत किया है। आप जाके देखिए चाइना कहां से कहां पहुंच चुका है, इट इज अनबिलीवेबल। सो क्यों किया उन्होंने? पेट्रियोटिक रीजंस। और एक और आपको एग्जांपल देता हूं, इसी इंडिया चाइना पॉपुलेशन हिसाब से बराबर ही है, और तकरीबन जो यूथ यहां से पढ़ने जाता है बाहर, अमेरिका, यूके, एनीवेयर, वहां से भी उतना यूथ जाता है, गिव और टेक उतना अंदाजा उतना ही है। वहां का 90% यूथ वहां वापस चला जाता है, यहां 90% वही रह जाता है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ यूथ वापस आता है चाइना, यहां मेजॉरिटी यूथ वहीं रह जाता है। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इंडियंस एनआरआईज हैव बिल्ट अमेरिका। एनआरआईज,
Indians have built America NRIs. But China has been built by Chinese. China has been built by Chinese and non-resident Chinese. They came back. They built the country. Do you see कितना फर्क है, कहाँ कहाँ फर्क है? हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश का टैलेंट और जो इस देश में पैदा हुआ है वो इस देश में रुकना चाहे, वापस आना चाहे, तो ये हमारी जीत होगी, ये विकास का एक पैमाना होगा। लेकिन हमने ये भी देखा है सर कि रिवॉल्यूशन जहाँ जहाँ हुए वहाँ कोई बहुत सस्टेनेबल परिणाम नहीं मिले, फिर ले देकर स्थितियाँ वो हो जाती हैं। आपने 2 उदाहरण दिए, सिंगापुर का दिया है, चाइना का दिया है। एक जगह तो खुली डिक्टेटरशिप है, एक जगह सॉफ्ट डिक्टेटरशिप है। और भारत में फिर कहा जाता है कि हम लोकतांत्रिक देश है और हमारे यहाँ पर हम अपने अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो एक बहुत पुरानी बहस है, चलती चली आ रही है कि हम किसी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और सिंगापुर बहुत छोटा है, ये भी कहते हैं। हालांकि आपने इस पर पहले भी बात कही है, आप इस पर कहते भी रहते हैं कि आपसे ये सवाल पूछा जाता है जो आपको बड़ा बेवकूफ़ाना लगता है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं भारत को। भारत जैसा भारत ही है और कोई नहीं है। क्या आप सोचते हो कि इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं आई है? क्या आप नहीं समझते हो क्या? यू गो बैक एंड इंदिरा गांधी के टाइम डिक्टेटरशिप नहीं हो गई थी क्या? और उससे पहले भी क्या डिक्टेटरशिप नहीं थी? हम ठीक है, कागजों पे वी आर ए डेमोक्रेसी, यहां पर भी क्या डिक्टेटरशिप नहीं आई है क्या? उसको क्या समझते हो आप? बात ये है, अल्टीमेटली हर जगह पर प्रीटी मच ऐसा ही होता है, जिसको कहा भी जाता है डेमोक्रेसी, येट तो कागजों पे चल ही रही है उसी हिसाब से। बट अच्छा करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। एक अच्छे लीडर के हाथ में बहुत ताकत होती है, और अगर ईमानदारी से कुछ करना चाहें देश के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई पर्सनली थिंक नियत होनी चाहिए, काम में सुधार फटाफट आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। शायद मैंने पिछली बारी आपसे वो कुछ शेयर भी किया था, जनरल थमैया का एग्जाम्पल मैंने शेयर किया था। जी। तो वाकई में बल्कि कल रात को ही पढ़ रहा था उसके बारे में, एंड आई रेड इट अगेन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उन्होंने कर्नल ज्योति सेन थे, हु वाज द कमांडेंट एट दैट टाइम इन अमृतसर, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि पकड़ के लाओ उसको, यहाँ पर घसीट के लाओ। और कैरो को, चीफ मिनिस्टर को अंदर नहीं आने दिया उसने, उसकी गाड़ी वहाँ पर ही, उसको पैदल आना पड़ा वहाँ पर, खास तौर पे वहाँ पे। और सर किस्सा सुनाइए ना, पूरा सुनाइए, क्योंकि इस चर्चा में जो दर्शक जुड़े हैं वो। क्या हुआ कि जैसे टिपिकल पॉलिटिशियन के बच्चे बिगड़ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लड़कियों को उठा लेते हैं, और फिर तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरा बाप नहीं कौन है, फलाना करके इसी तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। और बाप भी वहाँ, वो भी गुंडा ही है जिसने सपोर्ट करता है ऐसे गुंडों को, तो दैट मीन्स गुंडा वही गुंडा ही हुआ। एनीवे, ये अमृतसर का किस्सा है। अनडिवाइडेड पंजाब था, जो चीफ मिनिस्टर पहले थे प्रताप सिंह कैरो, अमृतसर में हुआ। तो कुछ 3 लेडीज जा रही थी वहां पर रेलवे स्टेशन के पास सी ऑफ करने के लिए, तो ये कुछ लोगों ने इनको तंग करना शुरू कर दिया, लिटरली शॉर्ट ऑफ मोलेस्टेशन, इनको तंग परेशान करना शुरू कर दिया। एंड इन्होंने, एक लेडी ने अपने, इनके हस्बैंड आर्मी में थे, तो अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वहाँ पे कमांडेंट थे कर्नल ज्योति सेन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ट्रक भरो, पूरे फौजी सिपाहियों को सबको ले जाओ यहाँ से उठा के। तो सबको वहाँ ले गए, और वो जो थे उनमें से वो ग्रुप था चीफ मिनिस्टर के लड़के का, कैरो के लड़के का, प्रताप सिंह कैरो। तो जब सभी फौज को देख लिया इन लोगों ने, तो घबरा के वहाँ पर सिनेमा हॉल था उसके अंदर घुस गए। तो उन्होंने एक एक सीट उठा के उनको निकाला वहाँ से, पूरा घेर लिया, घेर के घसीट के वहाँ से, और इनके कपड़े उतार के कच्छे में लटका के इसको ले गए वहाँ पर अपना कंट्रोलमेंट तक। और इसको मालूम हुआ कैरो को, चीफ मिनिस्टर को, कि ऐसे ऐसे मेरे लड़कों का हाल हुआ है। तो
उसने फ़ोन किया, उसको बोला मैं आके देखना चाहता हूँ। तो कमांडर ने बोला कि तुम्हारी गाड़ी नहीं आएगी यहाँ पर, अंदर बाहर करो उसको। उसने नहीं दिया, उसको पैदल चल के अंदर आया। तो उसने देखा जब इनके लड़कों का क्या हाल हो रहा था, तो कैरो ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर को, नेहरू जो उनका अच्छा दोस्त था, और नेहरू ने कहा कि मैं पता करके बताता हूँ। तो उन्होंने आर्मी चीफ को फ़ोन किया, जनरल थिमैया थे वहाँ पर। तो जनरल थिमैया ने बोला कि मैं चेक करके बताता हूँ। तो उनको मालूम हुआ कि किस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद जनरल थिमैया ने वापस नेहरू को फ़ोन किया कि हमारे जो लड़के थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, they were only protecting the honor and respect and dignity of their own women and children. अपने बच्चों की, बीवी की डिग्निटी प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड जो अपने परिवार की डिग्निटी की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा नहीं कर सकता। They are doing all right, it's okay. This is the answer, and he put the phone down. You know something? यही कुछ आज चाहिए हमारे को। This is what we need today. We need a person with the right head. और मैं बताऊं आपको, 30 दिन का काम नहीं है, सारे गुंडे सीधे हो जाएंगे। आज पूरे देश को सिर्फ अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कुछ नहीं है, मे भी सिर्फ 50-60 गुंडे ही परेशान कर रहे हैं, और कुछ नहीं। आई एम नॉट किडिंग। टोटल 50-60 परिवार जो हैं, उन्होंने पूरे देश को निचोड़ के रख दिया यहां पर। और गलती सेंटर की है, गलती सेंटर की है। वो इन्हीं को 50-60 परिवारों को ठीक कर दो, देश ठीक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइम 90 डेज, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब एक सवाल था जिससे, जो चर्चा के पहले हम बात कर रहे थे, और सर ने मुझसे कहा कि ये तो बातचीत करो, बातचीत में पूछो ये सवाल। और वो सवाल अब यहाँ पर आकर पूरी चर्चा में, क्योंकि वो संस्कार से शुरू हुई बात यहाँ तक आई है, ब्रांडिंग। मैंने आपसे कहा था कि ब्रांडिंग में एक कनिंगनेस भी होती है, क्योंकि किसी को अगर ब्रांड, आप भी एक ब्रांड है, फिल्मों में भी ब्रांड्स होते हैं, राजनीति में भी ब्रांड्स होते हैं, और राजनीति की ब्रांडिंग हम देख रहे हैं कि वो हर जगह से होती है, हर तरफ से होती है, हर पार्टी को करनी पड़ती है, मजबूरी भी होती है। ये जो, और ब्रांडिंग को आपने खूब सिखाया, अपनी किताबों में सिखाया, आपने लोगों को बताया कि अपने आप को कैसे आप प्रतिष्ठित कर सकते हो, एक पहचान दे सकते, पहचान, ब्रांड, बड़ी बड़ी पहचान, आइडेंटिटी को बोलते हैं, आइडेंटिटी। और हमारा जीवन शुरू होता है आइडेंटिटी क्राइसिस से, उसके बाद में हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हमें क्या बनना है और क्या हो जाएंगे। क्या इसमें बहुत चालबाजियां चाहिए? मतलब एक ब्रांड जो बनता है वो बिना चालबाजी के नहीं बन सकता है। देखिए, सस्टेनेबल ब्रांड जो है वो चालबाजी से कभी बन ही नहीं सकता। अरे भैया, झूठ को कब तक छुपाओगे? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो निकल आता ही है। दिस इज ट्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवेयर। मैं आपको, अब हम जो लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं वहां पे वी शेयर दिस लिटिल स्टोरी। बचपन में मेरा ख्याल है हमारे माँ बाप ने एक भेड़िया आया की कहानी सुनाई थी ना। वो चाहे शायद दुनिया में हर माँ ने अपने बच्चे को सुनाई है, सच है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन उस कहानी में सच्चाई जरूर है। बच्चा आया, वहां बच्चे ने चिल्लाया, भेड़िया आया, गांव वाले चले आए मदद करने के लिए। इसने उनका मजाक उड़ाया और वो वापस चले गए। दूसरे दिन फिर उसने यही किया। तीसरे दिन भेड़िया चला आया वाकई में, और वो चिल्लाया मदद के लिए, कोई नहीं आया। इस छोटी सी कहानी का निचोड़ महत्व क्या है? निचोड़ ये है प्रवीण, निचोड़ ये है कि जब किसी के ऊपर झूठ बोलने की छाप लग जाए, झूठे होने की छाप लग जाए, उसके बाद वो सच भी बोले तो कोई यकीन नहीं करता। देखिए सीख कितनी ऊंची है छोटी सी कहानी में। आज किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, आप एप्पल का नाम लीजिए, आईबीए का नाम लीजिए, नाइकी लीजिए, दूसरा कोई भी आप कंपनी का नाम लीजिए, अमेरिकन एक्सप्रेस का लीजिए,
कोई चीज एक लफ्ज आपके दिमाग में आता है, गुड, क्लीन, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, अच्छा, सच्चा, कुछ आता है दिमाग में, एक लफ्ज आता है। और सिमिलरली जैसे हर कंपनी की, हर प्रोडक्ट की एक ब्रांड इक्विटी होती है, उसी तरीके से हर इंसान की ब्रांड इक्विटी भी होती है। जब कोई आपका नाम लेता है, मेरा नाम लेता है, तो क्या लफ्ज दिमाग में आता है? अच्छा, सच्चा, गुड, क्लीन, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी। और चीट, बेईमान, चोर, बच के रहो। कोई चीज दिमाग में आती है तो हमारी ब्रांड इक्विटी क्या है? व्हाट इज आवर ब्रांड इक्विटी? हम लोग को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि बेईमानी करके, हेरा फेरी करके ब्रांड इक्विटी बना लोगे आप। कब तक बना लोगे आप ब्रांड इक्विटी? तो बात यह है, यहां पे फर्क होता है सच्चाई में और बनावटी इमेज में। यह फर्क होता है रेप्यूटेशन एंड कैरेक्टर में। रेप्यूटेशन उसको कहते हैं जो दुनिया हमारे बारे में सोचती है, वो हमारी रेपुटेशन है। और कैरेक्टर जो हम ईमानदारी से अपने अंदर है, दैट इज कैरेक्टर। और हो सकता है दोनों अलग चीजें हों। रेपुटेशन में बहुत सच्चाई, ईमानदारी है, और बहुत से पॉलिटिशियन हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को देशभक्त बना देते हैं, साधु बना देते हैं, ईमानदार बना देते हैं, और असलियत में देशद्रोही है, गद्दार है, चोर है, बेईमानी है, भ्रष्ट है। तो रेपुटेशन, परसेप्शन दिख रही है ईमानदारी की, लेकिन कैरेक्टर एकदम घटिया है, नीच है, बेईमानी है। एक बात बताओ, अब आप कहते हैं कि क्या लोग बेवकूफ हैं, मालूम नहीं है। एक बात बताऊं, लोगों को, बहुतों को मालूम है, बहुतों को मालूम है, सच्चाई मालूम है, लेकिन आज कोई किसी को वोट दे देता है मजबूरी से, क्योंकि और दूसरा कोई है नहीं। किसके पास वोट दोगे, कहां किसको दोगे वोट? इसलिए ये लोग, इनका दिमाग खराब हो जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, देखिए मुझे जिता दिया, मैं तो इतना पॉपुलर हूं। नहीं नहीं नहीं, मजबूरी की वोट में और भरोसे की वोट में बहुत फर्क होता है। मजबूरी की देते हैं इसलिए क्योंकि चॉइस नहीं है, और जिस दिन चॉइस आएगी जूता मार के निकाल देंगे यहां से, जूता मार के निकाल देंगे यहां से। ऑप्शन, आप देखो, ये जो कॉकरोच जो पार्टी की बात आप कर रहे हो, ओवरनाइट 25 मिलियन कैसे इकट्ठे हो गए? 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ वोट, 2.5 करोड़ वोट ओवरनाइट। लोग तंग हैं, लोग 100% तंग है, हर पार्टी से, हर पार्टी से। नहीं तो 2.5 करोड़ ओवरनाइट कभी इतने दिनों में कभी हो ही नहीं सकता। परेशान है, वो सच्चाई जानते हैं कि भाई सारी पार्टियां जो है क्या कर रही हैं, एक इधर से चोरी कर रहा है, एक उधर से चोरी कर रहा है, उधर से कर रहा है। ईमानदारी होती तो इतनी जल्दी 2.5 करोड़ आदमी सपोर्ट नहीं मिलती है, सब कभी नहीं मिल सकती है। सो दिस इज हाउ इट इज। और मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी चीज है ये, इट इज गुड। बट ये भी कह रहे हैं सूडो तरीके से इनके पीछे भी वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एरेना में रही हैं। आई डोंट थिंक सो। ये दे हैव कम अप देमसेल्व्स। अब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बाहर निकल चुकी है, या कबाड़ में चली गई, या कूड़ा कर दिया, उन्होंने सत्यानाश कर दिया पहले, तो दे वांट लीजिटिमेसी। वो अपने आप को लीजिटिमेट बनाना चाहते, तो इनके पीछे आ गए, दैट्स ऑल। सपोर्ट तो उनको भी चाहिए ना, तो बोले सपोर्ट तो ऑलरेडी उनके मिल आ गई, तो बोले इनके साथ लग जाओ, इनके साथ लग जाओ, उनके साथ लग जाओ। तो दिस इज व्हाट इट इज। बट who decides the function of the party? Who decides the integrity, mission and values of the party? जो उसके ऊपर बैठा होगा, that person has to decide. और वो ये जो जितने बेईमान है, जो दूसरी पार्टियां आ गई हैं, जो भ्रष्ट थी, चोर थे, उनको निकाल देना चाहिए, निकाल सकता है। They can say kick them out. भाई डिसीजन मेकर कौन है? फॉर्मेशन करने वाला है ना, वही डिसाइड करेगा, बाहर निकालो उसको।
So that is how it works. But this is how it is. सर हमने इससे पहले भी आंदोलन देखे हैं हमारे देश में हुए, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, लास्टिंग नहीं हुए, बहुत अच्छे नतीजे नहीं हैं, इसलिए गुड टर्म्स पर हम उनको याद नहीं रखते हैं। लेकिन ये आंदोलन हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ आंदोलन नहीं हुए हों, बट अल्टीमेटली फिर पता लगता है कि ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। बाद में फिर उनकी एनालिसिस ऐसे होती है, जिस समय ये चल रहे होते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं बिकॉज दे नीड चेंज, उनको बदलाव चाहिए, पर उसकी हकीकत बाद में समझ में आती है। नहीं, ऐसा नहीं, हर एक में ऐसा नहीं हुआ। वो जो बिहार में हुआ था अपना जयप्रकाश मूवमेंट थी, क्या एनालाइज किया आप लोगों ने? आई थिंक उसके अंदर एक बहुत सब्सटेंस था, ईमानदारी थी, सच्चाई थी। दैट इज हाउ दे मूव्ड ऑन। हाँ, ये है कि दे डू नॉट कम इनटू द सेंटर, मूव ऑन एट दैट लेवल, और उनको भी जेल में डाल दिया गया। बहुत सी बात हुई। आई डोंट थिंक कि वहाँ पर उनके अंदर बेईमानी थी। एंड फॉर दैट मैटर, जब ये केजरीवाल शुरू हुआ, शुरुआत में उसके साथ वो अन्ना हजारे थे, तो आई डोंट थिंक किसी ने इनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया था, बल्कि उन्होंने सोचा था कि इनके अंदर ईमानदारी, सच्चाई है। वो तो बाद में मालूम हुआ कि ये भी कम्युनल कार्ड खेल रहे थे। यहाँ पर जितने मौलवी थे, मुल्ले थे, जहाँ पर उनको अपना मस्जिद, उनको पैसे देने महीना शुरू कर दिया। वो तो कम्युनल कार्ड इसने भी शुरू कर दिया, तो इसने भी हेरा फेरी शुरू कर दी यहाँ पर। तो फिर लोगों का भरोसा हट गया, बाहर निकल गए वहाँ से। तो इन्होंने खुद नुकसान किया अपना। तो आई डोंट थिंक सो। आई मीन, और आई डोंट नो, आई मीन, मेरे को तो अपना भी याद है कि जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रहा था, मेरे को सपोर्ट आई थी, बट आई पुल्ड आउट एट दैट टाइम। शायद मैंने आपको बताया भी था, फॉर हेल्थ रीजन, फाइनेंशियल रीजन, दोनों वजह से मैं निकला वहां से। बट बॉटम लाइन इज दैट ये अपना जो एक जनता पार्टी थी, हु वाज द पर्सन, अरे वो ही केम इन व्हेन राजीव गांधी को हटाया था उसने, एट दैट टाइम, अभी दिमाग में आएगा, जिसने वो रिजर्वेशन के लिए बहुत आंदोलन किया था वहां पर। वीपी सिंह। वीपी सिंह। इसी लोगों ने सोचा कि यार वीपी सिंह एक एकदम ईमानदार आदमी है। उससे पहले इसकी क्या फॉलोइंग थी? कुछ भी नहीं थी। वो ईमानदारी के इशू के ऊपर निकल के बाहर आ गया, और उसके बाद इलेक्शन जीत गया। सारी कंट्री ने सपोर्ट किया उसको, लेकिन उसके बाद मालूम हुआ कि वो भी गड़बड़ आदमी है। बट आई डोंट, ही टुक रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डोंट नो इफ ही वाज करप्ट। बट देवर थिंग्स उसमें रिजर्वेशन का गलत फैसला। मेरा सवाल यही तो था सर, कि अल्टीमेटली पहले किसी की विल अच्छी हो सकती है, लेकिन जब वो पावर में आ जाते हैं तो जो सराउंडिंग्स है, जो देश की स्थितियां होती हैं, जो माहौल होता है, उसमें सब रम जाते हैं, सब वैसे ही हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट। बात बताऊं आपको, वो कहते हैं ना कि ये आपने जो बात कही है कि power corrupts and absolute power corrupts. Absolutely. No, this is not true. Let me explain to you. Power only corrupts those who are corruptible to begin with. देखो, बहुत बारी आपने ये बात सुनी होगी कि साहब सफलता इसके दिमाग में चढ़ गई, पैसा इसके दिमाग में चढ़ गया, देखो बदतमीज हो गया, 4 पैसे क्या आ गए, ये देखिए इसको बात करने की तमीज नहीं है, पैसा इसके दिमाग में चढ़ गया। रिवर्स करो आप। सवाल ये है कि पैसा क्या अहंकार ले आ सकता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा आता है और झुक जाते हैं और नम्र हो जाते हैं। तो क्या पैसे ने नम्रता लाई? देखिए, पैसा ना ही अहंकार लाता है और ना ही नम्रता लाता है। पैसा या सफलता जो छुपा हुआ था उसको सिर्फ उभार के ऊपर ले आती है, दैट्स ऑल। बीज कहीं और डरा हुआ है, बीज कहीं और डरा हुआ है, वो खाली उभार के बेनकाब कर देती है आपको, और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। सो बात ये है, भ्रष्ट होना एक चीज है, गलती से गलत फैसला लेना और चीज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो आई डोंट नो इफ पीपल कॉल वीपी सिंह एज अ करप्ट पर्सन। ही टुक रॉन्ग डिसीजंस, दैट वाज डिफरेंट। तो मेरे हिसाब से वन हैज टू लुक एट मेनी थिंग्स लाइक दैट। एंड जब तक
अच्छी लीडरशिप उस तरीके से नहीं आएगी देश का हित देख के आगे बढ़ाने के लिए, तब तक हम लोग, ये देश गरीब रहेगा सर, और जनता गरीब रहेगी। और आपने भारत बोला, इंडिया को छोड़ के भारत का क्या है? 80 करोड़ लोग को हम रोज अनाज देते हैं खाने के लिए, रोटी देते हैं, और हम गर्व से कहते हैं देखो 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। अरे भाई, पहले तो गरीब बना दिया आपने उसको, और आज उनके ऊपर एहसान कर रहे हो कि हम देखो उनको खाना खिला रहे हैं। दिस इज रबिश, दिस इज नॉट ट्रू। आपने जो अभी एक ब्रांडिंग की बात से हम फिर ये कॉकरोच पार्टी और पॉलिटिकल चीज़ों पर आए, और ये बड़ा गहन चिंतन है। मुझे ये भी बताएं कि अचानक से कोई ब्रांड बन जाता है, उस पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता है। रातों रात कोई बन जाए जिसको खुद भी नहीं पता है कि शायद, क्योंकि वो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उसके किसी चीज़ पर क्लिक कर गया, बट उसकी वो रिलायबिलिटी की वो इतनी समझ होगी, इतना कुछ कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदों का ये पहाड़ उठा पाएंगे, जैसी बहुत सी बातें होती है सर। देखो ऐसा है, उनके ऊपर तो आदमी हम 50 सवाल कर सकते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। डज दैट मीन कि जो हो रहा है सही हो रहा है? तो आर वी, इज दिस एक्सेप्टेबल? ये चलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए क्या? तो बात ये है कि इसी उम्मीद को लेके आदमी कहता है कि यार क्या पता ये कर दे। ये आम आदमी कैसे आई थी? वही उम्मीद से आई थी कि यार जो हो रहा है तो गलत हो रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। तमिलनाडु में भी विजय आ गया तो इसलिए उन्होंने कहा ये टेस्टेड भ्रष्ट है, ये अनटेस्टेड है। भ्रष्ट निकलेगा तो हमारा लॉस तो कोई नहीं है, तो वही हो गया। हो सकता है ईमानदार निकले। तो इस वजह से कभी आज तक हिस्ट्री में 70 सीटों में से 67 सीट इसको मिली थी। कैन यू इमेजिन? और ईमानदारी से कुछ करना चाहता तो कर सकता था, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। बट सेंटर और स्टेट और दिल्ली की सरकार में फर्क था, तो हो सकता है एक दूसरे को परेशान भी कर सकते थे, विच किया भी होगा, ऐसी बात नहीं है, दैट इज ट्रू। बट वो भी उस तरीके से अगर कम्युनल कार्ड वही शुरू कर दिया उसने, तो वही हिंदू मुस्लिम चालू कर दिया, तो मुस्लिम को अपीजमेंट चालू कर दी, तो फिर यही चक्कर हो गया। फिर कहते हैं ऐसा ही कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, फिर वहां पर वो हर 1000 गज पे 100 गज पे वो लिकर स्टोर खोल दिया उसने। अरे स्कूल के पास भी नजदीक दूर में कहाँ खोल रहे हो, लिकर स्टोर खोल रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? सो वो अजीब अजीब वहां के और नए हिसाब के थे, और कई चीजें सुनने में आती हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी, करप्शन, सो ऑन। तो एनीवे देयर आर इश्यूज, बट बात यह है कि अनटेस्टेड है। यहां तो टेस्टेड है ना करप्ट, तो अनटेस्टेड है तो वो कहते हैं कि यार चलिए, अगर वो करप्ट निकला है तो ऐसे ही हो जाएगा, जो है इससे क्या खराब होना है। तो इसलिए लेट अस ट्राई न्यू पीपल, दैट इज व्हाट इट इज। नेपाल में यही हुआ ना, नेपाल में भी तो अनटेस्टेड थे ना। इज अ यंग मैन, खड़ा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अनटेस्टेड है, अनटेस्टेड। और जो सुनने में आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है पूरा, सुनने में आ रहा है, आई थिंक ही इज डूइंग अ गुड जॉब। एंड जितने जो पुराने करप्ट थे, जो पुराने पॉलिटिशियन थे, उनके सब के ऊपर इंक्वायरियां लगा दी हैं, उधेड़ रहा है उनको, उधेड़ रहा है। यहां पर भी तो इलेक्शन के टाइम पहले कहते थे चिदम्बरम को देखो 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 देखो, चिदम्बरम को ये कर देंगे, वड्रा को ये कर देंगे। तो क्या हुआ? वड्रा वही बैठा हुआ है, चिदम्बरम भी वही बैठा हुआ है, सब आराम से बैठे हुए हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। माय पॉइंट इज, इसी कह के हम भ्रष्टाचार को, जो भ्रष्ट थे उनको सबको खोदेंगे, पकड़ेंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नाम तो खूब ले लिए उनके। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पे कह रहा है कि जितने थे यहां पर उनको खोदो यार। कहां से 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए कहां से आ गया? चेक करो ना। तो वहां पर खुलवाई शुरू हो गई। आई थिंक बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ है, होना चाहिए। अब बात यह है कि क्या होगा, कितनी दूर ये कॉकरोच पार्टी जाएगी, कहां पे कैसे करेंगे, मुझे बाजार मालूम नहीं है। आई थिंक जिसने भी ओरिजिनेट किया है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अमेरिका में बैठे हैं या यूके में बैठे हैं, ग्रेजुअली कैसे इंडिया आएंगे,
किस तरीके से यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, और अगर करेंगे तो मैं सहयोग दूंगा साहब। नो मैं ठीक कह रहा हूँ आपको। और अगर करेंगे तो मैं सहयोग जरूर दूंगा, क्योंकि वी नीड गुड पीपल, वी नीड पीपल विद इंटेग्रिटी। क्या उनमें है इंटेग्रिटी? मालूम नहीं, अनटेस्टेड है। लेकिन टेस्टेड तो जो बैठे हुए हैं, क्या उनको सपोर्ट देते रहोगे? आई डोंट थिंक सो। वी नीड अ चेंज। एक चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि दे अब अभी तक जो आपने बताया उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो कोई भी आए, अनटेस्टेड टेस्टेड, सब में जनता जो है वो तो है इंटैक्ट, वो उम्मीदों के साथ बैठी हुई है। जनता की जिम्मेदारी कितनी मानते हैं, और क्या जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, जनता जैसी हो गई है, जिस भी इन्फ्लुएंस में आती है, चाहे सोशल मीडिया के किसी के इन्फ्लुएंस में आए, किसी ब्रांडिंग के इन्फ्लुएंस में आए, कहीं अचानक किसी मुद्दे के इन्फ्लुएंस में आए, वो उसकी कमजोरी है या इनकी ताकत है? कौन ज्यादा जिम्मेदार है? सर, सबसे आपको एक पहली बात बताऊं, इस देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। जो आप बार बार कह रहे हो ना, इस देश में डेमोक्रेसी कहां पर है? खाली ये पार्टी चेंज हो गई, बंगाल में देखो क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है। यू टेल मी वन थिंग, घिसे पिटे वही लोग घूम रहे हैं पिछले कितनी पीढ़ियों से, उसी परिवारों में सभी के, चाहे उसको लालू को ले लीजिए या गांधी को ले लीजिए, दूसरे परिवारों को ले लीजिए, वही अपना चल रहा है, परिवारों में घूम रहा है सारा वक्त। और फर्दर भी यही चल रहा है। चाहे कोई भी फैमिली ले लो आप, पासवान की ले लो, लालू प्रसाद की ले लो, दूसरे की ले लो, अब मुलायम सिंह भी, वो तो काफी पीढ़ियां हो गई उसकी। एवरीवेयर प्रीटी मच इट हैज बिकम अ फैमिली इशू। सो आपका सवाल क्या था अभी? ये हमारी जनता जिम्मेदार, कमजोरी है या हमारे नेता ज्यादा ताकतवर है? कौन किसको अब मैं इसी का कह रहा हूं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि इलेक्शन में कितने लोगों को कितनी चॉइस है हम लोगों के पास। ये टीवी नाउ, वो वाली एंकर, क्या नाम है उनका? नविका कुमार। तो वो एक प्राइम टाइम में प्रोग्राम कर रही थी, तो जब बहुत लोग दूसरी पार्टियों से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने पूछा था निर्मला सीतारमण से कि आपकी पार्टी क्या वॉशिंग मशीन हो गई है? वहाँ पे क्रिमिनल जितने इधर उधर से सारे हैं आपकी पार्टी में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब आ जाएंगे तो अच्छा है। तो बोले उनके पर सब केसेस आ जाते हैं, और केसेस सीबीआई, ईडी, ये वो सब लगा हुआ है, तो आपके यहाँ आते हैं सबके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो ये हुआ है, देख रहे हैं। और जिनको आप कंडेम कर रहे थे कि ये इन्होंने बहुत करप्शन की है, और उनको आपकी पार्टी में सहयोग देना शुरू कर दिया, तो डेप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया आपने। तो दिस इज व्हाट इट इज दिस कॉल्ड डेमोक्रेसी? नाउ 50% पार्लियामेंटेरियन हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। आज की तारीख में लोग 50%, 60%, ये बंगाल में तो 90% वोटिंग हुई है, बहुत जबरदस्त हुई है। Why the people certainly wanted a change? Because 15 साल ममता ने जिस तरीके से हिंदुओं को मार मार के रखा था, literally it was the Hindu vote that made a big difference in this particular election. तो हिंदू तो ये वही कश्मीर वाला हाल हो गया था, सब मार रहे थे वहां पर हिंदुओं को। बट एक बात बताओ, सेंटर चुप रही थी 15 साल, उसको नहीं दिखा। कुड दे नॉट पुट अ प्रेसिडेंट रूल एट दैट टाइम, 15 साल पहले? क्योंकि ये 15 साल हो रहा है, वहां पर मुस्लिम त्योहार मनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती है, परेशान हो गए थे। दे हैड अ बिग प्रॉब्लम। ये कैसा देश है? वक्फ बोर्ड निकल रहा है तो यहीं पे चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। बट आज की तारीख में आप देखिए, लोग वोट करना नहीं चाहते, और इसलिए नहीं करना चाहते कि किसको वोट देंगे जाके, सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या अच्छे लोग नहीं है तो क्या करूं मैं, किसको वोट दूं? नहीं वोट देते तो आप अच्छे नागरिक नहीं हो। तो क्या करते हैं, जाके वहां पे वोट या तो जात को दे देते हैं या सबसे कमजोर क्रिमिनल को दे देते हैं। अब सबसे कमजोर क्रिमिनल को पावर मिल गई, जीत गया, अब वो सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या आप चाहते थे उसको जिताना? क्या वो आपका प्रतिनिधि है? इज ही रिप्रेजेंटिंग यू?
दिस इज द बिगेस्ट जोक ऑन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहा है सर। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है पिटिशन कि नोटा को एक कैंडिडेट के समान ट्रीट करना चाहिए, और अगर नोटा जीत जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस एक इलेक्शन के लिए और एक आने वाली इलेक्शन के लिए सब कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करके बाहर निकाल। वो योग्य नहीं है, इसीलिए तो लोगों ने उनको चुना नहीं। है। वो दोबारा फिर से लड़ने के लिए आ जाते हैं। नोटा आ जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे हम तो हमको दो फायदे होंगे। एक, वैक्यूम तो रह नहीं सकता है, आपको दोबारा इलेक्शन करानी पड़ेगी, तो अच्छे लोगों के आने का रास्ता खुल जाएगा, नंबर वन। और दूसरा, ये दबाव डालेगा पॉलिटिकल पार्टीज पर कि आप अच्छा कैंडिडेट डालिए वरना आपका कैंडिडेट निकल जाएगा बाहर। नोटा की ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ जाएगी और रिजेक्ट करने की पावर जनता के पास आ जाएगी। आज उनके पास वो ताकत नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि देश के हर नागरिक को वोट करने से पहले अपने कैंडिडेट से पूछना चाहिए कि भैया नोटा को कानून बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अगर बनाओगे तो तब मैं तुम्हें वोट देता हूं, नहीं बनाओगे तो मैं नोटा को वोट देता हूं, तुम्हारे को निकालता हूं आज। दिस इज व्हाट आई लुक एट। कई मैंने एंकर भी दिखाए, न्यूज़पेपर भी सुना है, नोटा को वोट दो, आप वेस्ट कर रहे हो। ना ना ना, करो वेस्ट। वो वेस्ट करना बेटर है बजाय एक क्रिमिनल को अंदर लाने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, बड़े क्रांतिकारी विचार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो चाह रहे हैं, आपका विजन एक बहुत साफ है। देखिए, यहाँ पर आज जो सर ने बातें कही हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हमला नहीं है। ये बात है उन सभी लोगों की, उन भारतवासियों की जिन्हें हमेशा एक सपना दिखाया गया और वो चाहते हैं कि कभी ये सपना पूरा हो। हम भी वैसे ही विकसित बने जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी और इकोनॉमिक ताकतें हैं। हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन से मतलब है उस काम करने के तौर तरीकों में परिवर्तन, एक चेक एंड बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता, जिस पर आज आदरणीय शिव खेड़ा सर ने अपने विचार व्यक्त करें। सर, हमेशा की तरह बहुत ही आनंददायी चर्चा थी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इसी तरह आपका मार्गदर्शन लेता रहूँगा समय समय पर। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इतना स्नेह बनाए रखने के लिए। तो आप अपने कमेंट ज़रूर करें। आप कुछ जानना चाहते हो, आपके कुछ सुझाव हो, कोई प्रश्न छूट गया हो तो लिख दें। अगली बार जब मुलाकात होगी तो अवश्य वो प्रश्न रखा जाएगा। नमस्कार, प्रणाम।